वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी और इसके बेसिक कंसेप्ट्स और इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे सेट के साथ। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट हम कहते किसे हैं। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब सेट हम कहते हैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है जो ऑब्जेक्ट्स की उनको। अब जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसका जो मीनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसी को हम सबसे पहले अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारे पास कुछ कलेक्शंस हैं। पहली है कलेक्शंस ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि पहले जो 5 नेचुरल नंबर्स हैं उनकी कलेक्शन। अगली कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ होल नंबर लेस देन 5। 5 से जो कम, यानी कि 5 से जो पीछे वाले होल नंबर्स हैं उनकी एक कलेक्शन, और इसमें आएगा 0, 1, 2, 3 और 4। अगली कलेक्शन है हमारे पास कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स अप टू 10, यानी कि 10 तक इवन नंबर्स, और इसमें हमारे पास आएगा 2, 4, 6, 8 और 10। और लास्ट वाली हमारे पास कलेक्शन है 5 बेस्ट सिंगर्स। अब अगर जो पहली 3 कलेक्शन है और जो लास्ट वाली कलेक्शन है इनमें एक डिफरेंस है, और वो ये है कि अगर हम किसी से भी कहेंगे कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स तो वो सभी यही बोलेंगे। होल नंबर्स लेस देन 5 उनके बारे में सभी यही बोलेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स अप टू 10 उसके बारे में भी सभी यही कहेंगे कि 10 तक के जो इवन नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। लेकिन अगर बात की जाए 5 बेस्ट सिंगर्स की, तो इसमें अगर कोई पर्सन है ए, वो जो उसको 5 अच्छे लगते हैं सबसे ज़्यादा सिंगर्स, वो उनके नाम बताएगा। अगर वो कोई पर्सन, दूसरा पर्सन है बी, वो उसको पूछा जाएगा तो वो कुछ हो सकता है कोई और सिंगर्स के बारे में बताए, 5 के बारे में जो उसको सबसे अच्छे लगते हों, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और इस तरह की जो कलेक्शन होती है इसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहते। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन हम उस कलेक्शन को कहते हैं जो पूरी तरह से वेल डिफाइंड हो, यानी कि जो सभी के लिए सेम हो। जैसे पहली कलेक्शन किसी से भी आप पूछो वो यही जवाब देगा। किसी से भी आप पूछो कि होल नंबर्स लेस देन 5, सबका आंसर सेम होगा। किसी से भी पूछो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स अप टू 10, सबका आंसर सेम होगा। तो इस तरह की कलेक्शन हो जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे, उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं ये वाली कलेक्शन सेट होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, और ये वाली जो कलेक्शन है 5 बेस्ट सिंगर्स की, ये सेट नहीं हो सकती क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि सेट हम किसे कहते हैं। अब जो सेट होता है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है तो उसे इस तरह से डिनोट करेंगे हम कैपिटल लेटर। ठीक है, और इसके बीच में जो लिखा हुआ है सेट के बीच में ए, बी, सी, डी, ई, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। और ये जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें हम कहते हैं ब्रेसेस। ठीक है, अब अगर कोई सेट है हमारे पास ए जहाँ पे लिया हुआ है, या चलो कोई और सेट ले लेते हैं, ऐसे सेट ले लेते हैं, और इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4। अब इसका मतलब है कि 1 जो है वो भी एस के साथ बिलोंग करता है, 2 जो है वो भी एस के साथ बिलोंग करता है, 3 जो है वो भी एस के साथ बिलोंग करता है, और 4 जो है वो भी एस के साथ
बिलोंग करता है। इस केस में हम कहेंगे 6 की अगर बात की जाए तो 6 नॉट बिलोंग टू एस। नॉट बिलोंग को हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये थी सेट की डेफिनेशन और सेट को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कलेक्शन सेट है और कौन सी कलेक्शन सेट नहीं है। तो इतना आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब बात आती है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, यानी कि कौन कौन से मेथड होते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनमें जो पहला मेथड होता है उसके हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, और दूसरा जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर हमारे पास एक सेट है S, जहाँ हम इसको ऐसे मान लेते हैं, अगर हमारे पास एक कलेक्शन है इस तरह की 1 2 3 4 3 5, अब आप देख सकते हैं जो 3 है ये रिपीट कर रहा है जहाँ भी है जहाँ भी है। और इसको जब हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी कि 3 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, यानी कि सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है। यानी कि सेट में हमने एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखना है। तो अब वापस आते हैं रोस्टर फॉर्म पे, कि रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म हम किसे कहते हैं। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर अप टू 9। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हम लिखेंगे? 1 3 5 7 और 9। तो इनको हम जब इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे ना, इस तरह से ब्रैकेट्स में, तो इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। उसी तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 5 तक के जो नेचुरल नंबर्स होंगे उनमें कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 और 5। और जहाँ पे भी इन्हें हम कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रेसेस, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह से इनको लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि इस तरह से ब्रेसेस के बीच में एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक कॉमन प्रॉपर्टी के साथ सेट, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। अब अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5, यानी कि पूरा नेचुरल नंबर का सेट आएगा। अब ये तो होगी रोस्टर फॉर्म, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। अब इसी को अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। अब इसमें हमने एक प्रॉपर्टी रख दी है कि इस सेट में क्या है? x है, और x क्या है? एक नेचुरल नंबर, यानी कि जो भी नंबर इस प्रॉपर्टी में आएंगे वो इस सेट में आएंगे। अब x जो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5।
ठीक है, इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें उस प्रॉपर्टी को जो भी नंबर सेटिस्फाई करेंगे वो उसमें आएंगे। जैसे जहाँ पे है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो भी हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसी सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास इस तरह से आएगा। तो ये हमारे पास आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो इतना आपको अब समझ आ गया होगा हमने क्या क्या किया। सेट के बारे में समझा, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है और वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे होती है, एलिमेंट्स जो सेट के होते हैं उसके बारे में समझा। उसके बाद में हमने किया कि मेथड्स जो होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे पहला मेथड होता है रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और इन दोनों मेथड्स को हमने बारी बारी से अंडरस्टैंड किया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की, यानी कि सेट्स जो होते हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनके बारे में अब हम समझेंगे। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है एम्प्टी सेट, इसे हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, इनमें कुछ भी आप इनको बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट हम उस सेट को कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट हो ही ना। ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, और इस सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से। और फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। अब ये आपने याद रखना। अब सबसेट क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि सबसेट हम किसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इस तरह से। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे जहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है, ये अगर हमारे पास कोई सेट है x सच दैट x + 4 < 2 और x है एक नेचुरल नंबर। अब इसमें कोई एलिमेंट आएगा? इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, x + 4 < 2 होना चाहिए और x होगा नेचुरल नंबर। अब हम अगर सबसे छोटा नेचुरल नंबर भी ले लें 1 + 4 < 2 तो ये आ जाएगा 5 < 2। 5 तो 2 से बड़ा होता है, यानी कि एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस केस में ये जो सेट होगा ये एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अब आते हैं फाइनाइट सेट पे कि फाइनाइट सेट हम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनाइट सेट की अगर बात की जाए तो फाइनाइट सेट में आता है एम्प्टी सेट और दो सेट्स विच हैव डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि वो सेट जिनमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि गिन सकते हो, जो काउंटेबल एलिमेंट्स हो जिसमें। जैसे जो पहला सेट है इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये भी फाइनाइट सेट है। और एक सेट है हमारे पास t = STUB/P, ये भी फाइनाइट सेट है। और एक है t = नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, इसे भी हम फाइनाइट सेट मानेंगे, क्योंकि हम ये काउंट कर सकते हैं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। तो इस तरह के जो सेट होते हैं उनको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। यानी फाइनाइट सेट्स में आएंगे एम्प्टी सेट और वो सभी सेट्स जो काउंटेबल हों जिनके एलिमेंट्स। अब इसमें आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे ये सेट है हमारे पास,
तो अगर हम देखें कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे n इंटू एस। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट। अब इस वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 9। तो एक बात जो मैंने आपको पहले भी बताई कि हमने एलिमेंट्स को, सेम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। और इस वाले सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? n इंटू टी, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अब आगे आते हैं हम इनफाइनाइट सेट्स पे, यानी कि इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, इनफाइनाइट मतलब लिमिटलेस सेट्स, जिनकी कोई लिमिट ना हो। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें कौन से आएंगे? सभी नेचुरल नंबर आएंगे। अब हम इनको गिन सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स को, ठीक है, ये कंटिन्यूस आगे चलते जाएंगे। उसी तरह से जैसे सेट ऑफ होल नंबर्स है, 0 1 2 3 4 5 6 और आगे कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। इस तरह के जो सेट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। अब आगे हम बात करेंगे इक्वल सेट्स की, यानी इक्वल सेट्स हम किन सेट्स को कहते हैं। फ्रेंड्स, इक्वल सेट्स हम उन सेट्स को कहते हैं अगर पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट के सभी एलिमेंट पहले सेट में हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आर इन सेकंड सेट। यानी कि पहले सेट के अगर सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सेकंड सेट में हो और सेकंड सेट जो है उसके सभी एलिमेंट्स पहले सेट में हो, तो उन्हें हम कहते हैं इक्वल सेट्स। जहाँ पे मैंने अब इनकी एग्जांपल ली हुई है, ये हमारे पास एक सेट है S और एक हमारे पास सेट है T। S में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और T में एलिमेंट्स हैं 5 4 3 2 1। इसमें आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि सेट को एलिमेंट्स अगर हैं उसको हम 1 2 3 लिखें या 3 2 1 लिखें या एलिमेंट्स को यानी कि उनकी पोजीशन चेंज कर दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अगर एक सेट है 1 2 3 4 और इसी को अगर हम इस तरह से भी ले सकते हैं 2 1 3 4, यानी कि एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करने से इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब वापस आते हैं टॉपिक पे। ये जो हमारे पास सेट है इक्वल सेट्स, इसको अब हम इन दो सेट्स की मदद से समझेंगे। ये है सेट S और ये है सेट T। अब सेट S में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 5 और सेट T में जो एलिमेंट्स हैं 5 4 3 2 1। अब हम देखें अगर कि एक सेट S के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट T में हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब हम इसी तरह से देखेंगे कि T के सेट T जो है उसके सभी एलिमेंट्स क्या सेट S में है, 5 S में भी है, 4 सेट S में भी है, 3 सेट S में भी है, 2 सेट S में भी है, 1 सेट S में भी है। तो हम कह सकते हैं कि सेट S में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेट T में भी हैं और सेट T में जो एलिमेंट्स हैं वो सब सेट S में भी हैं। तो इस तरह के जो सेट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं इक्वल सेट्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वल सेट्स हम किन सेट्स को कहते हैं। अब हम आते हैं सबसेट पे। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसेट हम किसे कहते हैं। अब हमारे पास एक सेट है सेट A। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 5 3 4 और 5 और एक है हमारे पास सेट 2 और B और इसमें एलिमेंट्स हैं 2 और 5।
अब देखें जो बी के एलिमेंट है 2 और जे ए में भी है, 5 बी का एलिमेंट है तो जे ए में भी है। तो उसी तरह से हम कहेंगे बी जो है वो सबसेट है ए का। मतलब इसका मतलब हुआ बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि बी का हर एलिमेंट ए का भी है। तो फिर हम कहेंगे कि बी जो है वो ए का सबसेट है। और इसमें आपने एक बात याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट होता है जो वो भी सबसेट होता है हर सेट का। ठीक है, कोई भी एक सेट होगा उसका एम्प्टी सेट भी उसका सबसेट होगा और वो सेट खुद भी उसका सबसेट होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक सेट ले लेता हूं जहां पे टी, इसमें लेता हूं 1 2 3। अब 5 जो होगा एम्प्टी सेट ये भी सबसेट होगा इसका, और ये जो सेट है टी ये भी खुद का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 2 3, और सबसेट क्या होते हैं कि अगर उसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जिस भी सेट में हो उसे हम सबसेट कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो आपने ये याद रखना है कि हर एक जो सेट होता है वो एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, और जो हर सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर सेट की, कि प्रॉपर सेट हम किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर सबसेट में हमने जो कंडीशन याद रखनी है वो ये है कि अब फ्रेंड्स अगर हमारे पास एक है सेट ए और एक है सेट बी। अब सेट ए जो है इसको हम कहेंगे ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए। अब इसका मीनिंग हुआ कि ए को हम बी का प्रॉपर सेट कहेंगे अगर कम से कम बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में ना हो। तो हम जहां पे दे सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन 6 और 7 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं बी में जो ए में नहीं हैं। तो हम कहेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए जो है इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इसका मतलब ये भी है कि ए सेट ए के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट बी में होने चाहिए, लेकिन सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में ना हो। तब हम कहेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। तो अब हम बात करते हैं पावर सेट की। तो पावर सेट समझने में बिल्कुल आसान है। पावर सेट हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। किसी एक सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उसे हम कहते हैं पावर सेट। और पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अगर हमारे पास एक सेट ए है तो पावर सेट ऑफ ए को हम इस तरह से लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए, और इसमें एलिमेंट्स आएंगे 5 5 6 और 5 और 6। क्योंकि पावर सेट होता क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट
ऑफ ए सेट, यानी कि किसी एक सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उन्हें हम कहते हैं पावर सेट। अब अगर एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं 5 और 6, तो इसमें कौन कौन से सबसेट होंगे इसके? एक तो आएगा 5 क्योंकि वो सबका सबसेट होता है, एक इसका सबसेट आएगा 5, और एक इसका सबसेट कौन सा आएगा 6, और एक इनका सबसेट कौन सा आएगा 5 और 6, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो उस तरह से इसके कितने सबसेट हुए? 1 2 3 और 4। तो इनका जो सेट होगा, इसके सबसेट्स जो हैं उनका जो सेट होगा उसे हम कहेंगे पावर सेट। तो ये था फ्रेंड्स पावर सेट के बारे में। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की, कि यूनिवर्सल सेट हम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यूनिवर्सल सेट हम उस सेट को कहते हैं फ्रॉम विच अदर सेट्स आर डिराइव्ड, जिसमें से हम दूसरे जो सेट्स हैं उनको डिराइव करें। जैसे जहां पे हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, हमने मान लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। अब सेट ए जो है 1 2 3 वो भी इसी में से निकला हुआ है, सेट बी जो है 2 5 6 वो भी इसी में से निकला हुआ है। तो यू होगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसमें बाकी के जो सेट हैं वो इसी में से डिराइव किए गए हैं। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट के बारे में। अब आगे जब हम करेंगे क्वेश्चंस, अगले कंसेप्ट जब हम समझेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा आसानी से। अब आते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कि सेट्स जो होते हैं उनकी इंटरसेक्शन हमने किस तरह से करनी है। अब इंटरसेक्शन जो होती है सेट्स में, उसके लिए सिंबल हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। ए में एलिमेंट्स हैं 1 3 4 6 और बी में एलिमेंट्स हैं 2 3 4 और 7। अब अगर बात की जाए कि हमने सेट ए और सेट बी की इंटरसेक्शन कैसे निकालनी है, तो उसको हम पहले इस तरह से लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी में फ्रेंड्स हम वो सभी एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें? ए जो दोनों सेट में हो, सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। अब 3 जो है सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। 4 जो है वो भी सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। अब 1 जो है सेट ए में है, 2 में नहीं है। 6 जो है सेट ए में है, बी में नहीं है। 1 जो है सेट ए में है, बी में नहीं है। 2 जो है वो सेट बी में है, ए में नहीं है। और 7 जो है वो सेट बी में है मगर सेट ए में नहीं है। तो कॉमन कौन कौन से हैं? 3 4 जो दोनों सेट्स में है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी आएगा 3 और 4, यानी कि वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो। अब अगर इनकी हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगी फ्रेंड्स। यू का मतलब हो गया, जहां आएगा इस तरह से, यू का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यानी कि जिसमें से दूसरे सभी सेट डिराइव करें। अब जब वेन डायग्राम्स हम बनाते हैं तो ये जो हमारे पास इस तरह से होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। और ये जो सिंबल्स हमारे पास होते हैं इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। जैसे ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये जो शेप आपको दिख रही है इस तरह की, ये रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। और यहाँ पे आएगा हमारे पास सेट ए और ये हमारे पास आएगा सेट बी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी कौन से आएगा? 3 और 4, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। ये वाली जो स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं
ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी वेन डायग्राम इसी तरह से बनेगी। मैंने आपको बताया कि इस वाले सिंबल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह के जो सर्कुलर सिंबल्स हैं, सर्कुलर जो शेप्स हैं, उनसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, और ये वाला जो कॉमन एरिया है इसी को हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ, इसी को हम कहेंगे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से हम निकालते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये आपको अब समझ आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? ये हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। अगर बात की जाए सेट ए की तो इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5 और 6। अगर बात की जाए सेट बी की तो इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7 और 9। अब ए यूनियन बी में, यूनियन फ्रेंड्स इस तरह का जो सिंबल होता है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन, ठीक है। ए यूनियन बी को हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए यूनियन बी में हम वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अब फ्रेंड्स इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी में हम वो सभी एलिमेंट्स लिखेंगे जो या तो ए से बिलोंग करते हों या बी से बिलोंग करते हों। यानी कि अगर ए से जो बिलोंग करते हैं वो भी लिखेंगे और जहाँ बी से जो बिलोंग करते हैं वो भी लिखेंगे। इसमें कॉमन वाला केस नहीं आएगा। तो इनमें कौन कौन से लिखेंगे हम? सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं कि 1, 2 ए के लिख लेते हैं। अगर 1, 2, 5, 6, ठीक है। अब अगर बी के एलिमेंट्स की बात की जाए 3, तो 3, 5 हमने पहले ही लिखा है। मैंने आपको पहले बताया कि सेट्स में हम रिपीट नहीं करते हैं। 7 और 9, तो ये आएगा 7 और 9, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। यानी कि ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। जहाँ तो अगर जो ए के से बिलोंग करते हैं वो भी आएंगे और जो बी से बिलोंग करते हैं वो भी आएंगे। लेकिन वही जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने रिपीट नहीं करना है। तो ये हो आ गया हमारे पास ए यूनियन बी, और इसकी जो वेन डायग्राम है फ्रेंड्स वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी में तो कॉमन वाला एरिया आया था ना, तो ए यूनियन बी में पूरा एरिया आएगा, ठीक है। सारा का सारा एरिया ए यूनियन बी में आएगा, ठीक है। क्योंकि ए यूनियन बी में हम सभी एलिमेंट्स ले लेते हैं, फिर चाहे वो सेट ए के हों या बी के हों, बिना उनको रिपीट किए। तो इस तरह से हम निकालेंगे ए यूनियन बी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारे पास कोई सेट है, ऐसे ए है हमारे पास सेट 1, 2, 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 2, 1 या फिर 2, 1, 3। यानी कि एलिमेंट्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था हमारा यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स की जो यूनियन है वो हमने कैसे निकालनी है। तो अब सेट थ्योरी में कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका मीनिंग हमने पता होना चाहिए। जो n होता है उसका मतलब होता है
रिप्रेजेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। उसी तरह से z होता है, वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर z प्लस लिखा होगा तो उसका मतलब होगा पॉजिटिव इंटीजर, अगर z माइनस लिखा होगा उसका मतलब होगा नेगेटिव इंटीजर। उसी तरह से q जो होता है, जो r है वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स, यानी कि नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है r। और c से रिप्रेजेंट किया जाता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिस तरह जैसे आयोटा, 3 + 5 आयोटा, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ये भी आसान है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 3, 4 और 6। अब ए माइनस बी का मतलब हुआ कि वो एलिमेंट जो सेट ए में तो हैं लेकिन सेट बी में नहीं, सॉरी, सेट ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में तो हैं मगर सेट बी में नहीं हैं, यानी कि जो एलिमेंट सेट बी में हैं वो एलिमेंट्स हम सेट ए से निकाल देंगे। जैसे 3, 4 और 6 सेट बी के एलिमेंट हैं, 3 और 4 जो हैं वो सेट ए में भी हैं, तो ए माइनस बी में आएगा 1 और 2। ठीक है, यानी कि सेट बी में जो एलिमेंट्स हो वो एलिमेंट हम ए से निकाल देंगे। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। वो एलिमेंट्स जो ए से तो बिलोंग करते हैं मगर बी से बिलोंग नहीं करते। तो इसकी वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। तो अब ये वाला जो एरिया है ना फ्रेंड्स, इसको आपको पता होगा, इसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो एरिया है, ये एरिया ये होगा ए माइनस बी, और जे वाला जो एरिया है ये वाला एरिया ये होगा बी माइनस ए। तो आप जहाँ भी देख सकते हैं कि ए माइनस बी का जो एरिया है, ये एरिया, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 और 2। तो इस तरह से हम निकालते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, कि दो सेट अगर हमारे पास हों उनका डिफरेंस हमने कैसे निकालना है। अब आगे बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट किसे कहते हैं। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए हुए हैं 1 से लेके 8 तक, और ये है हमारे पास एक सेट बी, इसमें एलिमेंट्स हैं 4, 5 और 6। ए का कंप्लीमेंट जो होगा उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए। अब ए का कंप्लीमेंट वो एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट हम इसमें लिखेंगे, सिर्फ उनको छोड़ के जो सेट ए में प्रेजेंट हो। तो उसमें आएंगे 1, 2, 3, 4 जो है वो ए में है, नहीं आएगा, 5 भी ए में है, नहीं आएगा, 6 भी ए में है, नहीं आएगा, 7 और 8। और ये जो ए का कंप्लीमेंट होगा ये होगा सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है,
इस तरह से हम निकालते हैं ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट हो और ये हमारे पास है एक सेट ए जो कि यूनिवर्सल सेट से ही डिराइव किया गया है। अब ए के कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे यूनिवर्सल सेट के कि जो ए में ना हो, यानी कि ए के एलिमेंट छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट बचेंगे यूनिवर्सल सेट में उसे हम कहेंगे ए का कंप्लीमेंट। जैसे जहाँ पे डायग्राम दी गई है, ये है फ्रेंड्स पूरा एक सेट ए, और ये हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट लिया जाए इसको इस तरह से, तो ये वाला जो एरिया है पूरा, इसे हम कहेंगे ए का कंप्लीमेंट। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया कंप्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकालना है वो भी मैंने जहां पे हमने अब कर लिया है। अब आगे बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की, यानी कि डिसजॉइंट सेट्स जो हैं वो हम किन सेट्स को कहते हैं। ये बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे ए में है 1 3 5, बी में है 2 4 6, तो दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इस तरह के जो सेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो इनकी वेन डायग्राम इस तरह से बनेगी। ये आसान था, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सीधा हम निकाल सकते हैं कि जिस सेट में जब भी दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, जैसे जहाँ पे दो सेट हैं ए और बी, अगर इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। जैसे ए है और बी है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम इनको कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। अब फ्रेंड्स इसमें कुछ लॉज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। पहले हम बात करेंगे कंप्लीमेंट लॉज की। ए यूनियन ए का जो कंप्लीमेंट है वो किसके बराबर होता है? वो होता है यूनिवर्सल सेट के बराबर। ये आपने याद रखना है। ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट ये किसके बराबर होगा? ये होगा फाई के साथ, ठीक है, एम्प्टी के साथ। यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो सेट ए और सेट ए में ए के कंप्लीमेंट में कॉमन हो। इन दो लॉज को हम कहते हैं कंप्लीमेंट लॉज। उसके बाद हम आगे बात करेंगे डी मॉर्गन लॉज की। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इन दो लॉज को हम कहेंगे डी मॉर्गन लॉज। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन, यानी कि ए का कंप्लीमेंट जो है उसका अगर हम कंप्लीमेंट लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा सेट ए के बराबर। यानी अगर कोई सेट ए है उसका हम कंप्लीमेंट लिया और उसके बाद हमने फिर से उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो उस सेट ए के बराबर ही आएगा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंटेशन। उसके आगे अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड लॉज ऑफ यूनिवर्सल सेट, कि अगर फाई का कंप्लीमेंट हम लेंगे, सेट जो फाई है उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। और यूनिवर्सल सेट का अगर हम कंप्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास आएगा फाई के बराबर। इन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ, ये हमारे हो गए लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। यानी कि एम्प्टी सेट है जो उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो आएगा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का अगर हम कंप्लीमेंट लें तो वो हमारा एम्प्टी सेट आएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और सॉरी लॉज जो आपने याद रखने हैं। आगे आप बात करें कुछ सेट थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे हम समझेंगे कि n इंटू ए यूनियन बी ये किसके बराबर होगा? ये होगा n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब n इंटू ए का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और n इंटू बी का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। लेकिन जब भी
दो बात की जाएगी दो डिसजॉइंट सेट्स की, यानी कि अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ भी नहीं आएगा, जहाँ पे खाली होगा, एम्प्टी होगा। तो उस केस में n इंटू ए यूनियन बी आएगा n इंटू ए प्लस n इंटू बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, मैंने जहाँ पे लिखा भी है। अब एक क्वेश्चन जहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स 20 प्लेयर ऐसे हैं, 20 प्लेयर्स प्लेज हॉकी और फुटबॉल। 20 प्लेयर्स जो हैं वो जहाँ तो हॉकी खेलते हैं जहाँ फुटबॉल खेलते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ n इंटू एच इंटरसेक्शन एफ जाएगा, नहीं सॉरी, h यूनियन एफ जाएगा 20। कैसे आया, मैंने आपको पहले बताया ना कि a यूनियन b का मतलब क्या हुआ कि बिलोंग्स टू a और b, यानी कि 20 प्लेयर ऐसे हैं जो जहाँ तो हॉकी से बिलोंग करते हैं या फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 8 प्लेयर प्लेज हॉकी, 8 ऐसे प्लेयर हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेज हॉकी वो हैं 8, ठीक है। और 6 प्लेयर ऐसे हैं जो बोथ, इसका मतलब है n इंटू एच इंटरसेक्शन एफ। अब बोथ के लिए इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि इंटरसेक्शन में ही हम कॉमन एलिमेंट्स लेते थे। जो दोनों खेलते हैं वो हैं 6। अब हमें बताना है कि कितने ऐसे प्लेयर हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेज फुटबॉल, ये हमने कॉमन है। हमारे पास क्या है, 20 प्लेयर ऐसे हैं जो या तो हॉकी खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं। 8 प्लेयर ऐसे हैं जो जिनका हमें पता है वो हॉकी खेलते हैं। अब 6 प्लेयर ऐसे हैं जो या तो हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। हमने बताना है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, यानी कि कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, n इंटू ए यूनियन बी का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, इस केस में h यूनियन f आएगा इस केस में। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेज हॉकी प्लस नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेज फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेज हॉकी जहाँ पे इस तरह से आएगा, यानी कि वो प्लेयर जो दोनों खेलते हैं, हॉकी भी और फुटबॉल, जिनमें कॉमन है जो। अब एच यूनियन एफ का मतलब है जो या तो हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पे आएगा 20। नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेज हॉकी कितने खेलते हैं, जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं 8, ये हमने निकालना है। और दोनों कितने खेलते हैं, कॉमन जो प्लेयर्स हैं जो दोनों खेलते हैं वो हैं 6, सॉरी जहाँ पे माइनस आएगा -6। अब ये हमारे पास आ जाएगा 20 इक्वल टू 8 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा, जाएगा प्लस का 2 प्लस n इंटू एफ। अब ये वाला 2 जब इधर जाएगा ये आ जाएगा 20 माइनस 2 इक्वल टू n इंटू एफ। और हमारे पास n इंटू एफ आएगा 20 माइनस 2 18। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स प्लेज फुटबॉल, यानी कि ऐसे खिलाड़ी जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं वो कितने हैं, वो हैं 18। तो ये आएगा हमारा आंसर, जहाँ पे आएगा 18 प्लेयर्स, 18 प्लेयर्स प्लेज फुटबॉल। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।